नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल हमने जिस प्रकार से सर्वनाम के टॉपिक पे या सर्वनाम के विषय पे चर्चा की थी और वो हमारा विषय अधूरा रह गया था। आज हम फिर से उस विषय पे जहाँ पे हमने कल उसको छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमने इसकी सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी और सर्वनाम बोलते किसे है, सर्वनाम के भेद हमने कल पढ़े थे। और फिर उसके बाद हमने सर्वनाम संख्या के आधार पर कितने होते हैं और उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी जिसमें हमने सर्वनाम सबसे पहला जो सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से पढ़ा था। ठीक है, और आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद है अन्यम पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष पे आपने देखा होगा कि एक लेखक और श्रोता के बीच जो तीसरे आदमी के लिए बात होती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यह कहाँ जा रहे हैं या वे कहाँ जा रहे हैं। और आपने मध्यम पुरुष में देखा होगा जिसमें हमने देखा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है। एक लेखक श्रोता के लिए बात करता है। और उसके बाद प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा था मैं, मुझे या मेरे लिए कोई जो वस्तु होती है। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की हमने पहले यहाँ पे परिभाषा लिख ली है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। और दूसरा जो हमने एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पे कि जहां पे कोई वस्तु या व्यक्ति का मतलब निश्चित बोध हो रहा है कि यह चीज मेरी है तो है, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है। और यह पुस्तक मेरी है क्योंकि यह पुस्तक एकदम फिक्स है यहाँ पे कि मेरी है ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि पुस्तक मेरी नहीं है, मेरी पुस्तक है। और वह खेत शर्मा जी का है, यहाँ पे वह खेत क्या है, शर्मा जी का है। यहाँ पे भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज फिक्स है कि ये शर्मा जी का खेत है तो है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फिर एक हमने फिर से एग्जांपल देखा है कि यह मकान मेरा है। यहाँ पे भी क्या है, निश्चित है कोई चीज कि यह मकान मेरा है। यहाँ पे चीज एकदम या वस्तु एकदम फिक्स है कि यह मकान मेरा है, मकान ये मेरा है। और यह मेज राम का है, मेज किसका है, राम का है। किसका है मेज, राम का है। यह मेज किसका है, राम का है तो है ही है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, फिर से दूसरा जो सर्वनाम का हमने यहाँ पे भेद लिखा है कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम पहले ही आपको निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बता दिया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, व्यापार, घटना, किसी
अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, व्यापार, घटना और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या व्यापारिक जो घटनाएं होती है उसका जो अनिश्चय बोध करवाती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि लगता है कोई आ रहा है, यहां पे आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कोई भी आएगा उसमें, ठीक है, कोई भी आएगा उसमें, कुछ भी आएगा उसमें, ठीक है, कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लगता है कोई आया है, लगता है कोई आया है। यहां पे पहले ही स्पष्ट हो रहा है कि लगता है कोई आया है, ना तो आया है और ना आ रहा है, कि लगता है कोई आया है। मेरे मन में जहां पे संशय रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला तो है लेकिन हमें उस चीज का पता नहीं है कि क्या काला है, तो यहां पे क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला तो है लेकिन हमें उस चीज का पता नहीं है कि कौन सा है, क्या इसमें काला है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल, फिर बाहर कुछ लोग खड़े हैं, बाहर कुछ लोग खड़े हैं में कौन सा सर्वनाम है जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ना तो 10-15 है ना तो 100-50 है, वहां पे कुछ लोग, चंद लोग खड़े हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि कितने लोग वहां पे खड़े हैं। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, उसके बाद हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमने पहले किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की आज परिभाषा पढ़ी, और परिभाषा में हमने देखा जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि अगर वहां पे बात की जाए कि यह पुस्तक राम की है तो निश्चित है कि यह पुस्तक किसकी है? राम की है ही है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि यह मकान मेरा है में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो आपने ध्यान देना है कि जहां पे कोई चीज निश्चित बोध करवाती है किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, अगर निश्चित बोध होता है तो वहां पे कौन सा सर्वनाम रहेगा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम रहता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपसे अगर क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं में कौन सा सर्वनाम है, या फिर दाल में कुछ काला है में कौन सा सर्वनाम है? दाल में कुछ काला है में कौन सा सर्वनाम है? तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, दाल में कुछ काला है में कौन सा सर्वनाम रहेगा जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहता है। ये चीज आपने क्या है ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, और तीसरा था अन्य पुरुष। तो
हमने एक चीज इसमें पढ़ी थी, उत्तम पुरुष में क्या पढ़ा था भाई हमने, मैं, मुझे या मेरे लिए, मेरे, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, तू, तुम्हें या तुझे। और इसमें हमने क्या बात की थी, वे, वह आदि। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद थे भाई, 3 भेद थे। अगर कई बार आपसे एग्जामिनर प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, तो कितने आएंगे, 3। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। ये चीज आपने क्या है, बहुत अच्छे से विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम से आपसे बहुत बारी एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपने कर लिया, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम भी कर लिया, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला सर्वनाम कौन सा होता है। आपने ध्यान से क्या है, इसे नोटबुक पे लिख लेना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल के आपने इन चीजों को लिख लेना है कि दाल में कुछ काला है में। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं या फिर उदाहरण अगर लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, या पेपर डालने वाला आपसे पूछ क्या रहा है, और उसका कहने का मतलब क्या है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगला सर्वनाम हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रश्न का आता है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कि उदाहरण से हम देखेंगे, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे इसमें, गीता तुम कहाँ
से आई हो। गीता तुम कहां से आई हो। यहां पे भी क्या है, मोहन मोहन तुम कहां जा रहे हो, या मोहन कहां जा रहे हो। ठीक है, मोहन कहां जा रहे हो, गीता तुम कहां जा रही हो। ठीक है, गीता तुम कहां से आ रही हो, या मोहन तुम कहां। ठीक है, अगर खाली मोहन पूछा है फिर भी उदाहरण चलेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि मोहन मोहन तुम कहां जा रहे हो, तो आपने ध्यान देना है मोहन तुम कहां जा रहे हो में कौन सा, मोहन तुम कहां जा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है। आपसे प्रश्न लेखक इसी तरह से डालेगा कि मोहन तुम कहां जा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो आपने ध्यान देना है, जहां पे कोई प्रश्न किसी से पूछा जा रहा है तो वहां पे हमारा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है। गीता तुम कहां से आई हो, गीता तुम कहां से आई हो। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष भी यहां पे बनता है, लेकिन वहां पे तू कहां जा रहा है, या तू मतलब एक बात तुम्हारे पे ही की जाएगी, सीधा फोकस तू से किया जाएगा। लेकिन गीता तुम कहां से आई हो, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप आए कहां से है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जहां पे कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अगला सर्वनाम है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिस सर्वनाम में संबंध एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या फिर मैंने आपको बताया जिस सर्वनाम में एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ा जाए, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा
जाता है। और एक दूसरे से किस तरह से जोड़ा जाएगा, जहां पे जो, सो या फिर जो, सो या फिर जिसे, ये तीन चीजें जहां पे बीच में आ जाए या जिससे संबंध जोड़े उसे क्या कहा जाता है जी, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम इसके ऊपर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जो आया था सो जाएगा। जो आया था क्या है, सो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो आया था सो जाएगा। ठीक है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। फिर से एक उदाहरण हम फिर देख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये चीज आपने देख ली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या कर रहा है, जिसकी और उसकी एक दूसरे को आपस में जोड़ रहा है। और क्या है, ये युग्म बना रहा है। युग्म मतलब सममेल कर रहा है, इसका युग्म बना रहा है। उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो एक विषय से दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। लास्ट और छठा है आपका निजवाचक जिस सर्वनाम में आप और सभ्य का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम
कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपने क्या है ध्यान में रखनी है। जिस सर्वनाम में आप या सभ्य का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं अपना काम सभ्य कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना काम क्या है सभ्य कर लूंगा। और दूसरा एक उदाहरण है इसमें कि मैं अपने कपड़े सभ्य, मैं अपने कपड़े आप धो लूंगा। मैं अपने कपड़े आप धो मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूंगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जहां पे कोई अपने आप क्रिया हो रही है या अपने आप कोई विषय या कोई भी वस्तु का काम हो रहा है या व्यक्ति का काम हो रहा है, तो वहां पे आपका कौन सा सर्वनाम होगा जी? निजवाचक सर्वनाम होगा। और इसकी पहचान क्या रहेगी? सभ्य या आप। ठीक है, सभ्य या आप क्या रहेगी? इसकी पहचान रहेगी किसकी? निजवाचक सर्वनाम की। क्या पहचान रहेगी जी? सभ्य और आप। हमने आज सर्वनाम को खत्म किया और सर्वनाम मैंने आपसे बहुत अच्छे से करवाया कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो भेद 6 माने जाते हैं। संख्या के आधार पर सर्वनाम कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। और एक चीज हमने कि सर्वनाम को एक सर्वनाम को हमने इसे क्या है उदाहरण करके देखा है। इसके साथ साथ उदाहरण दिए हैं और मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इतने डेप्थ में इसको पढ़ा, इतनी गहराई से पढ़ा है। तो आप लोग इसे क्या है नोटबुक पे नोट कर लेना। और बहुत अच्छे से हमने सर्वनाम का टॉपिक जो खत्म किया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा जिसके 3 भेद होते हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा और उसके बाद हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा। उसके बाद हमने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा। जो आया था सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में निजवाचक सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, फिर आज हमने क्या है सर्वनाम को खत्म किया। नेक्स्ट जो हमारा विषय रहेगा, अगला जो विषय रहेगा वो विशेषण रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।